तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो अपनी माँ को बचा सकते हो या फिर अपनी जान। गहरी रात का समय था। चांद बादलों के पीछ छुप गया था। एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में अर्जुन अपनी बीमार माँ के पास बैठा हुआ रो रहा था। माँ, आपको कैसा लग रहा है? दर्द कम हुआ? बेटा, दर्द बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर दवाई काम नहीं करी तो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल शहर जाकर बेहतर डॉक्टर से मिलूंगा। पैसे कहाँ से लाओगे बेटा? इलाज महंगा है। अर्जुन की आंख भर आईं। वह जानता था कि माँ सच कह रही थी। उनके पास पैसे नहीं थे। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा माँ, आप फिक्र मत करिए। अगली सुबह अर्जुन अपने दोस्त वकास से मिलने गया। यार, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? वकास, माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे पैसों की जरूरत है इलाज के लिए। यार, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैंने एक बात सुनी है। क्या सुनी है? जंगल के पार पहाड़ी के उस तरफ एक बड़ा आदमी रहता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत अमीर है और जरूरतमंदों की मदद करता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो एक परीक्षा पास करते हैं। कैसी परीक्षा? यह कोई नहीं जानता। जो भी वहां गया है वापस आने के बाद कुछ नहीं बताता। अर्जुन ने रात भर सोचा। माँ का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके पास कोई और चारा नहीं था। माँ, मैं कल शहर जा रहा हूँ। 2-3 दिन में वापस आऊंगा। अकेले जंगल में मत जाना, खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं माँ, मैं सावधान रहूंगा। अगली सुबह अर्जुन ने जंगल का रास्ता लिया। दोपहर तक वह गहरे जंगल में पहुंच गया। रास्ता धुंधला था और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? अर्जुन रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। आवाज कहाँ से आई थी? मैं अर्जुन हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। झूठ मत बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक छाया पेड़ों के बीच से निकली। वह एक लंबा पतला आदमी था। आप कौन हैं? मैं वो हूँ जो सब कुछ जानता है। तुम पैसों के लिए आए हो, है ना? तुम्हारी माँ बीमार है, उसका इलाज महंगा है। तुम यहाँ इसी उम्मीद से आए हो कि कोई तुम्हारी मदद करेगा। जी हाँ, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? मेरे साथ आओ, लेकिन खबरदार, एक बार मेरे साथ चले तो वापसी आसान नहीं। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म, लेकिन अगर फेल हो गए तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। मैं तैयार हूँ। वे दोनों जंगल में और भी गहराई में गए। आधा घंटा बाद वे एक अजीब जगह पहुंचे। वहां एक पुराना घर था, सुनसान और रहस्यों से भरा हुआ। यह है मेरा घर, अंदर आओ। तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला काम है, तुम्हें इस जंगल में रात भर अकेले रहना होगा। सिर्फ इतना? यह तो आसान है। आसान? यह सिर्फ पहला काम है। दूसरा काम है, तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी पर जाकर एक लाल फल लाना होगा, लेकिन वो फल कोई आम फल नहीं है। और तीसरा काम, वो मैं कल बताऊंगा। लगता है प्रकृति भी तुम्हारी परीक्षा शुरू कर रही है। तुम्हारी पहली परीक्षा अभी से शुरू। अजनबी चला गया। अर्जुन बिल्कुल अकेला रह गया। रात गहराती जा रही थी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत रखी। हिम्मत रखो अर्जुन, माँ के लिए ये सब सहना होगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात भर अजीब अजीब आवाजें आती रहीं, लेकिन अर्जुन वहीं रुका रहा, डटा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ अजनबी वापस आया। कैसी रही तुम्हारी रात? डरावनी, लेकिन मैं यहीं रहा। अच्छा, तो फिर तुम पहली परीक्षा पास हो गए। अब दूसरी परीक्षा, तुम्हें पहाड़ी की चोटी पर जाना है। वो लाल फल सिर्फ रात के समय दिखाई देता है। और सुनो, वो फल एक खतरनाक जगह पर है। वहां एक रक्षक है। कैसा रक्षक? ये तुम्हें खुद जाकर पता करना होगा। बस इतना कह सकता हूं कि अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो तुम वापस नहीं आ सकोगे। शाम होते ही अर्जुन पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ता कठिन था। जैसे ही वह पहाड़ी की आधी ऊंचाई पर पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरे इलाके में आया है? एक साया उसके सामने आया। वह एक बहुत बड़ा आदमी था। भारी शरीर, डरावनी आंखें और शांत लेकिन भारी सांसें। मैं अर्जुन हूँ, मुझे लाल फल चाहिए। लाल फल? तुम जानते हो कि उसकी कीमत क्या है? मैं इस पहाड़ी का रक्षक हूँ। जो भी इस फल को लेता है
उसे बदले में कुछ देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? अपनी सबसे कीमती चीज। चलो मेरे साथ आओ। वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर गए। वहां एक अजीब सा बगीचा था। अंधेरा होते ही बगीचे के बीच में एक चमकदार लाल फल दिखाई दिया। वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन लेने से पहले अच्छे से सोच लो, क्या तुम सच में इसे लेना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही अर्जुन ने फल को छुआ, उसके हाथ में एक अजीब सी शक्ति आ गई। ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही इस फल की खास बात है। ये इंसान को बहुत ताकत देता है। अब ये फल तुम्हारा है। अर्जुन वापस उस घर में पहुंचा। अजनबी उसका इंतजार कर रहा था। तो तुम फल ले आए। अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा, यह सबसे कठिन है। कैसी? तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो अपनी माँ को बचा सकते हो या फिर अपनी जान। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसी बात है? क्या मैं दोनों को नहीं बचा सकता? नहीं, यही तो तीसरी परीक्षा है। अर्जुन रात भर सोचता रहा। सुबह हो गई। सोच लिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है। तो क्या तुम अपनी माँ के लिए अपनी जान दे दोगे? लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी माँ अकेली हो जाएगी। और अगर तुमने अपनी जान बचाई तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अर्जुन को लगा जैसे वह एक भयानक सपने में फंसा हुआ है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? शायद है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता करना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। कौन है जो यह सब कर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ कि यह सब कौन कर रहा है। अजनबी उसे घर के पीछे एक छुपे हुए रास्ते से ले गया। वहाँ एक गुफा थी। गुफा के अंदर अर्जुन ने एक अजीब नजारा देखा। बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे। सबके चेहरे उदास थे। ये सब कौन है? हम वो लोग हैं जो तुम्हारी तरह यहाँ आए थे। हमें भी अपने परिवार के लिए पैसों की जरूरत थी और हमने भी वही 3 परीक्षाएं दी जो तुमने दी। तो फिर आप लोग यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हमने तीसरी परीक्षा में गलत फैसला लिया। हमने अपनी जान बचाने को चुना और हमारे घर वाले चले गए। अर्जुन के होश उड़ गए। अचानक एक तेज आवाज आई। एक बहुत बड़ी छाया गुफा में आई। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का असली मालिक हूँ। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूँ, ये देखने के लिए कि कौन कितना खुदगर्ज है। लेकिन यह गलत है। आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। खेल? यह कोई खेल नहीं है। यह जीवन की सच्चाई है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो वह क्या चुनता है, अपना फायदा या दूसरों का? अर्जुन ने अपने आसपास के लोगों को देखा। वो सभी डरे हुए थे। आप लोगों ने अपनी जान बचाई, हमारे पास कोई और चुनाव नहीं था। तो ये सजा है? नहीं, ये सजा नहीं है। ये सबक है कि प्यार और त्याग क्या होता है। अर्जुन ने फैसला कर लिया। मैंने अपना चुनाव कर लिया है। मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। तुम्हें पता है इससे क्या होगा? हाँ, लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। अब मेरी बारी है। तुम यकीन से कह रहे हो? हाँ, पूरे यकीन से। अचानक तेज रोशनी हुई। सब कुछ बदल गया। तुमने सही चुनाव किया है। तुमने प्यार को स्वार्थ से ऊपर रखा है। अब तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। गुफा में बैठे सभी लोग अचानक गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। वो कहाँ गए? वो अपने घर लौट गए, क्योंकि तुम्हारे सच्चे प्यार ने उन्हें भी एक और मौका दिया। अर्जुन, तुम्हारी माँ अब ठीक हो जाएगी, लेकिन याद रखो, अब तुम्हें भी एक जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी। मैं तैयार हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। सर्दी की सुबह थी और सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों पर चमक रही थीं। उस गांव में एक छोटा सा घर था जहां सोनू और उसकी माँ रहते थे। सोनू 13 साल का एक सीधा सादा और समझदार लड़का था।
उसकी माँ लगभग 45 साल की मेहनती और मजबूत औरत थी। वो रोज सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने बेटे का पेट पालती थी। सोनू का बचपन से एक सपना था, बड़ा होकर डॉक्टर बनना। उस सुबह भी सोनू जल्दी उठ गया था और तैयार हो रहा था। उसकी माँ रसोई में खड़ी होकर उसके लिए नाश्ता बना रही थी। सोनू, जल्दी आजा बेटा, नाश्ता तैयार है, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आ रहा हूँ माँ। सोनू ने अपना बस्ता उठाया और रसोई में पहुँचा। माँ ने उसके सामने गरम पराठा रख दिया। माँ, आपने खाया क्या? हाँ बेटा, मैं खा चुकी हूँ, तू जल्दी खा ले, नहीं तो स्कूल की बस निकल जाएगी। सोनू जानता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। वो अक्सर खुद भूखी रह जाती थी ताकि सोनू को पेट भर खाना मिल सके। सोनू ने पराठा खाया और स्कूल जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। माँ, मैं जा रहा हूँ। आज फाइनल परीक्षा का रिजल्ट आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फिर से पहले नंबर पर आऊँगा। मुझे भी पूरा भरोसा है मेरे बेटे पर। जा, ईश्वर तेरा भला करे। स्कूल में आज बच्चों की परीक्षा के नतीजे घोषित होने वाले थे। सोनू अपनी क्लास में बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बच्चों, आज मुझे तुम्हारे परीक्षा परिणाम बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस बार हमारी कक्षा में पहले स्थान पर आया है सोनू। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। सोनू का चेहरा खुशी से खिल उठा। सोनू, तुमने सिर्फ पहले नंबर पर नहीं आए, बल्कि पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। अब अगले साल की फीस माफ हो जाएगी। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रहा था, अब माँ को मेरी फीस के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। स्कूल से निकलते ही सोनू सीधा घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात शर्मा जी से हुई। शर्मा जी मोहल्ले की किराने की दुकान के मालिक थे। 30 साल के एक खुशमिजाज और अच्छे इंसान थे। अरे सोनू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? शर्मा अंकल, आज मेरा रिजल्ट आया है। मैं पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आया हूँ। मुझे स्कूल की स्कॉलरशिप भी मिली है। वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी माँ को ये सुनकर कितनी खुशी होगी। चलो, इस खुशी में एक मिठाई तो बनती है। शर्मा जी ने अपनी दुकान से एक छोटा सा मिठाई का डब्बा निकाला और सोनू को दे दिया। ये मिठाई अपनी माँ के साथ मिलकर खाना, उन्हें भी बहुत खुशी होगी। धन्यवाद शर्मा अंकल। सोनू मिठाई लेकर घर की तरफ भागा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनू ने देखा कि उसकी माँ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उनके माथे पर तेज बुखार था और वो धीरे धीरे कराह रही थीं। सोनू फौरन माँ के पास दौड़ा। माँ, माँ, आपको क्या हुआ? माँ, आंखें खोलिए। माँ ने आंखें तो खोली, लेकिन वो बहुत ही कमजोर लग रही थी। माँ, आपको क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा सर दर्द है। नहीं माँ, आपको बहुत तेज बुखार है। मैं अभी शर्मा अंकल को बुलाता हूँ। सोनू तेजी से बाहर निकला और शर्मा जी के पास दौड़ा। सोनू शर्मा जी की दुकान पर पहुंचा। वो हाँफ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। शर्मा अंकल, जल्दी आइए। माँ को बहुत तेज बुखार है, वो बेहोश हो गई थी। क्या? चलो, मैं अभी चलता हूँ। शर्मा जी तुरंत अपनी दुकान बंद करके सोनू के साथ उसके घर पहुँचे। अरे, इनकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। हमें इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब तो गांव से 10 किलोमीटर दूर हैं। हम वहाँ कैसे जाएंगे? मेरे पास एक पुरानी स्कूटर है। मैं उसी पर तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तुम मेरे पीछे बैठ जाना। शर्मा जी ने सोनू की माँ को अपनी स्कूटर पर बिठाया। सोनू पीछे बैठ गया और वो डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ चल दिए। डॉक्टर साहब एक समझदार और दयालु इंसान थे। उन्होंने तुरंत सोनू की माँ की जांच की। इन्हें टाइफाइड है और ये काफी बढ़ चुका है। इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा। इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, डिहाइड्रेशन भी है। डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटा, चिंता मत करो, लेकिन इन्हें कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। इलाज में करीब 10,000 रुपये का खर्च आएगा। सोनू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते? डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज शुरू कीजिए। पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, हम इन्हें अभी भर्ती कर लेते हैं। सोनू की माँ को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। शर्मा जी ने अपनी जेब से 2,000 रुपए निकाले और डॉक्टर को दे दिए।
अस्पताल से निकलने के बाद शर्मा जी और सोनू सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। शर्मा अंकल, बाकी पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो सोनू, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं स्कूल छोड़कर काम पर जाऊंगा, माँ के इलाज के लिए पैसे कमाऊंगा। नहीं सोनू, तुम स्कूल नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है, वो ये सुनकर और भी बीमार हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे अंकल? मेरे दिमाग में एक बात आई है। तुम जानते हो, हमारे गांव में हर साल मेले के लिए सेवा शिविर लगता है। इस बार वो अगले हफ्ते है। उसमें बहुत से लोग काम करने वाले चाहिए। तुम वहां जाकर मदद कर सकते हो और उन्हें अपनी हालत बता सकते हो। वो लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्या वो मेरी माँ के इलाज में मदद करेंगे? हाँ, और तुम भी उस शिविर में काम करके कुछ पैसे कमा सकते हो। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी और माँ का इलाज भी चलता रहेगा। सोनू को शर्मा जी का सुझाव अच्छा लगा। उसने सेवा शिविर में स्वयं सेवक के तौर पर काम करने का फैसला किया। सेवा शिविर शुरू हो गया। सोनू सुबह स्कूल जाता और दोपहर के बाद शिविर में मदद करता। वो बुजुर्गों की सेवा करता, उन्हें दवाइयाँ लाकर देता और खाना परोसता। एक दिन जब सोनू एक बुजुर्ग महिला को खाना दे रहा था, उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उस बुजुर्ग महिला के साथ शिविर के प्रभारी डॉक्टर भी बैठे थे। यही वो डॉक्टर थे जिन्होंने सोनू की माँ का इलाज शुरू किया था। सोनू, तुमने अपनी माँ के इलाज के लिए यहाँ सेवा करना शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। डॉक्टर साहब, मैं आपको कैसे कहता? आपने पहले ही हमारी इतनी मदद की है। सोनू, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारी माँ का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करूंगा। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या आप सच में ऐसा करेंगे? हाँ, और ये भी सुनो, जिस बुजुर्ग महिला को तुम खाना परोस रहे थे, वो हमारे गांव के सबसे अमीर व्यापारी की पत्नी है। तुम्हारी कहानी सुनकर उन्होंने भी तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। सोनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने डॉक्टर साहब और बुजुर्ग महिला का दिल से धन्यवाद किया। अगले दिन सोनू अपनी माँ से मिलने अस्पताल गया। उसके साथ शर्मा जी और डॉक्टर साहब भी थे। माँ, आप कैसी हैं अब? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन मुझे चिंता है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब इंतजाम हो गया है। हाँ बहन जी, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इलाज की चिंता बिल्कुल मत करिए। लेकिन कैसे? आपके बेटे ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया है। सेवा शिविर में उसकी मदद देखकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। और एक बात सुनिए, सोनू स्कूल में पहले नंबर पर आया है। उसे खास स्कॉलरशिप भी मिली है। आपका बेटा बहुत समझदार और मेहनती है। माँ ने सोनू को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व और ममता के आंसू थे। 2 महीने बीत गए। सोनू की माँ पूरी तरह ठीक हो गईं और फिर से अपने काम पर लौट आईं। लेकिन अब उन्हें पहले से कम मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि सोनू को अब खास स्कॉलरशिप मिल रही थी। एक दिन जब सोनू स्कूल से लौट रहा था, तो उसकी फिर से मुलाकात शर्मा जी से हुई। कैसे हो सोनू, सब ठीक है ना? हाँ शर्मा अंकल, सब बहुत अच्छा चल रहा है। माँ भी अब पूरी तरह ठीक है। सोनू, डॉक्टर साहब ने गांव में छोटा सा दवाखाना खोला है। उन्हें एक मदद करने वाला चाहिए जो शाम को आ सके। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। मेरा नाम? लेकिन मैं तो अभी सिर्फ एक स्कूल का बच्चा हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि उन्होंने तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और सेवा का दिल से मान किया है। वो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने में मदद करना चाहते हैं। सोनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका सपना अब सच होने लगा है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी जाकर माँ को बताता हूँ। सोनू खुशी से भागता हुआ घर पहुँचा। माँ, आप जानती हैं, डॉक्टर साहब ने मुझे अपने क्लिनिक में काम देने का फैसला किया है। वो मेरे डॉक्टर बनने में मेरी मदद करेंगे। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरे बेटे का सपना अब सच होगा। लेकिन तुमने जो किया वो हर माँ का सपना होता है। अब तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, खुदा तुम्हें हर कदम पर कामयाबी दे। हाँ माँ, और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है।
आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया, ईमानदारी और मेहनत की अहमियत सिखाई। नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत और अच्छे कामों का फल है। तूने कभी हार नहीं मानी और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला। उसी शाम शर्मा जी और डॉक्टर साहब भी सोनू के घर आए। सोनू और उसकी माँ ने उन्हें अंदर बुलाया। घर में एक सुकून भरा माहौल था। सोनू, अब तुम्हारा पहला दिन हमारे क्लिनिक में होगा। मैं जानता हूं तुम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। और हम सबको तुम पर नाज है बेटा। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। सोनू की आंखों में चमक थी, सीना गर्व से भरा हुआ था। उसने जो सपना देखा था अब वह धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। और उसके साथ माँ की दुआएं, शर्मा जी का साथ और डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन था। मैंने तुम्हारी मेहनत और लगन देखी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे क्लिनिक में रहकर काम सीखो, ताकि आगे चलकर तुम अपने गांव के लोगों की सेवा कर सको। डॉक्टर साहब, आपके जैसे गुरु मिलना किस्मत की बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे पर खरा उतरूं। और मैंने पूरे गांव से बात की है। हम सब मिलकर तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे, ताकि तुम बिना किसी चिंता के डॉक्टर बन सको। आप सब मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि तुमने हमें ये दिखाया है कि मुश्किल हालात में भी अगर इंसान ईमानदार रहे और मेहनत करता रहे तो सफलता जरूर मिलती है। तुमने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, हमेशा अपनी माँ का सम्मान किया और दूसरों की मदद की। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सोन की आंखों में आंसू आ गए। उसने डॉक्टर साहब और शमा जी का धन्यवाद किया। उसकी माँ भी बहुत भावुक हो गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद तो हम आपको और सोन को देना चाहते हैं, जिनसे हमने सीखा है कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं होता।